मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हमारे जाले विधानसभा के पूर्व महागठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस के सीनियर नेता डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी साहब कुछ विशेष मैटर पर आप लोगों को संबोधित करेंगे। आज का जो विषय है वो है मोदी अडानी भाई भाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों लोगों ने मिलकर इस देश की सारी मलाई को खाने का काम किया है, इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जाले विधानसभा के अंदर, जाले प्रखंड के अंदर सहसपुर एक गांव पड़ता है, एक पंचायत है, जिसके अंदर अडानी का एक बड़ा प्लांट एस्टैब्लिश हुआ, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के नाम से। और ये रेल ट्रैक निर्मित साइलो प्लांट 100 करोड़ की लागत से इस प्लांट को बनाया गया। और ऐसा बताया गया कि अडानी जी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर सुदूर इलाके में जाले प्रखंड के अंदर कर रहे हैं, और जिसमें 50,000 मीट्रिक टन अनाज को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए साइलो प्लांट बनाया गया, स्टोरेज प्लांट बनाया गया। जब इसकी गहराई तक हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी गहराई को नापने की कोशिश की कि इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से इस साइलो प्लांट का निर्माण किया गया है, तो मालूम ये चलता है कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सोशल मीडिया के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे साथी केशव ठाकुर जी ने लगातार इस विषय को लेकर डीएम साहब के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ, बिहार सरकार के सचिव के यहाँ, संबंधित विभाग के सीईओ के यहाँ तमाम जगह आवेदन लगाया, तमाम जगह जानकारी हासिल करने की कोशिश की। और बहुत खतरनाक तथ्य इसमें सामने आए हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताया गया कि इस प्लांट को बनने के लिए जो ज़मीन अडानी ग्रुप लेगा उसका मुआवजा वहां के किसानों को मिलेगा। लेकिन आज प्लांट बनकर तैयार हो गया है, आज तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। कई सारी सरकारी जमीनें हैं जिसको अडानी ग्रुप ने अपने अंदर समावेश कर लिया, अपने साइलो प्लांट के अंदर समावेश कर लिया। तो सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट का भी मामला है, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलने का मामला है। साथ ही साथ उस प्लांट के अंदर बिना किसी एनओसी के रोड बनाने का मामला है, बिना किसी एनओसी के रेल ट्रैक बनाने का मामला है, और वो भी सरकारी भूमि के ऊपर ये मामला है। इतना ही नहीं, राजस्व चोरी की जानकारी सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएनएल जैसे चीजें सामने आ रही है, काले धन को प्रयोग करने की बातें सामने आ रही है। और इसमें स्थानीय विधायक जो आज के डेट में बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि अडानी को हम लेकर आए, हम लेकर आए, हम लेकर आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इतनी गड़बड़ी जो इस अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बनने में हुई है, उसको स्थापित करने में हुई है, क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? क्या किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आपने कभी कोई बात की? जब वहां के किसानों ने, जाले के किसानों ने, या जिनकी भूमि थी, जिनकी जमीन थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस जमीन पर वो खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, वो जमीन उनसे छीन ली गई, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। और जब उन्होंने इसका प्रतिरोध किया, विरोध किया, तो उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया।
और ऐसा नहीं है कि किसी एक जात एक समुदाय के लोग इसमें हैं, तमाम जात तमाम समुदाय के लोग इसमें हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो गड़बड़ी हुई और उसका विरोध किया गया, उसके ऊपर FIR भी कर दिया गया। एक व्यक्ति है नितिन, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जब कोई किसान इस देश के अंदर अपना हक मांगता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं गुंडा एक्ट के अंदर। तो मैं इन्हीं सब बातों को आपके सामने रख रहा हूं। 2-3 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सहसपुर पंचायत के अंदर राजस्व थाना नंबर 5, खाता नंबर 813, खिसरा नंबर 1909 और मौजा जाले खिसरा नंबर 4405, ये गवर्नमेंट की लैंड है, सरकारी भूमि है। इस भूमि को इलीगली वेदांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नोएडा की एक कंपनी है, बिचौलिया कंपनी है, और एक PRVS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी ने मिलकर इस सरकारी भूमि को इलीगली अडानी एग्रो लॉजिस्टिक को बेच दिया। कितना रकबा है उसका? इसका रकबा लगभग 1235 डिसमिल है और इस जमीन को बेचा गया। इतना ही नहीं, खिसरा नंबर 4405 मौजा जाले, इसके ऊपर बिना किसी NOC के कंस्ट्रक्शन किया गया। सड़क का सरकारी भूमि है, बिना किसी NOC के रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया, रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। और आप बोलेंगे कि मेरे बाद में कितनी सच्चाई और किस सत्य के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो ये उसके दस्तावेज हैं। इस पे लिखा हुआ कार्यालय अंचल अधिकारी जाले, कार्यालय अंचल अधिकारी जाले दरभंगा। ये कहते हैं कि जिस जमीन पर रोड बनाई गई, जिस पर रेलवे ट्रैक निर्मित किया गया, जिसकी वाहवाही स्थानीय विधायक साहब मंत्री ले रहे हैं, वो सरकारी भूमि है। बिना किसी NOC के उस पर रोड बनाया गया, उस पर रेल की पटरियां बिछाई गई। आखिर किस बात की वाहवाही ले रहे हैं? आप तो कहते हैं कि हम सरकार हैं और सरकार अपनी भूमि किसी प्राइवेट कंपनी को बिना कोई पैसा लिए हुए, बिना किसी मुआवजा के दे रही है। और इतना ही नहीं, बिना NOC के उस पर यह कार्य किया गया। ये उसके दस्तावेज मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप प्रेस वार्ता के बाद हमसे ले सकते हैं। और ये जो काम किया गया, ये सरासर इसका रकबा है जो इसमें आपको मेंशन है कि खिसरा नंबर 4405। पूरी जमाबंदी कैंसिल नहीं हुई? पूरी जमाबंदी कैंसिल नहीं हुई है। खिसरा नंबर 4405 का जो है वो आपको इलीगल कब्जा था। 103 डिसमिल ज़मीन है जिसपे इलीगल कब्जा है, सरकारी ज़मीन है, उसको किया गया, उसका जमाबंदी कैंसिल हुआ है। और बाकी जो ज़मीनें हैं जो ली गई हैं वो औने पौने रेट पे ली गई है, उसके ऊपर हम डिमांड कर रहे हैं। इसलिए हमने दोनों बातों को आपके सामने रखा। किसानों के मुआवजे की जो बात हुई है वो 100% मुआवजा नहीं मिला या कुछ को मिला कुछ को मिला नहीं? ऐसा हुआ कि आपसे बात की गई कि आपको 100 रुपये दिए जाएंगे, जबकि उसकी वैल्यू 500 रुपये थी। आपको बोला गया 100 रुपये दिए जाएंगे, बाद में बोला गया, पहले बोला गया 500 का है 500 दिया जाएगा, बाद में बोला गया 100 रुपये दिया जाएगा और दिया आपको 10 रुपये। ये है पूरी मुआवजे में इतने सबूत हैं आपके पास, और तो क्या अदालत के दरवाजा खटखटाएंगे आप लोग? निश्चित तौर पर हम लोग अदालत के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि बिहार सरकार इसके ऊपर कुछ एक्शन ले, क्योंकि जमाबंदी रद्द की गई है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक्शन हो रहा है, तो उम्मीद है सरकार से कि शायद कुछ एक्शन हो। आपको नहीं लगता कि सरकार जो आप लोग बोल रहे हैं जो साइलो प्लान बना वो सरकार मंत्री के मिली भगत से बना? मैंने तो कहा साफ दिखती है कि ये सरकार कर पाएगी, अगर नहीं कर पाती तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा ये हम जानना। साफ तौर पे मैंने ये कहा कि मंत्री और पदाधिकारी और अडानी ग्रुप, साथ में PRVS कंपनी, वेदांश ग्रुप, इन सब का एक कॉकस है, एक नेक्सस है, जिस नेक्सस ने किसानों को लूटा है और सरकारी जमीन को भी लूटा है, किसान के अधिकार का हनन किया है। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे में टिमटिमाता हुआ एक आदेश हमें आ गया है जिसमें जमाबंदी रद्द की गई है। तो उम्मीद है कि इतने साक्ष्य हम लोगों के पास मौजूद हैं, किसानों की आवाज़ इतनी बुलंद है कि ये सरकार इस पे मजबूर होगी और इस पे कार्रवाई और आगे होगी, और नहीं होती है तो हम लोग अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। में रखा गया, मैं आपके माध्यम से स्थानीय विधायक जाले के और बिहार सरकार में जो मंत्री है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 10,000 छोड़िए, 1,000 जाले के युवा का लिस्ट दीजिए कि आपने किसको नौकरी पे लगाया इस साइलो प्लांट के अंदर। आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसका क्रेडिट लिया था और आपने कहा था कि ये हमारे बल पे आया, हमारे बदौलत आया, अगर हम नहीं होते तो ये प्लांट नहीं आ पाता। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप नहीं होते
तो किसानों से उसकी जमीन नहीं छीनी जाती। आप नहीं होते तो किसानों के अधिकार का हनन नहीं होता। आप नहीं होते तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही होती। आप नहीं होते तो गरीब किसानों के ऊपर गुंडा एक्ट के अंदर कार्रवाई नहीं हो रही होती। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसमें कई सारे दलाल इन्वॉल्व हैं। इन दलाल के ऊपर जांच होनी चाहिए कि वो किससे लिंक्ड है। जो अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग इस मामले पर लगे हुए हैं और इस मामले में पूरे साक्ष्य को इकट्ठा करके आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन साक्ष्य हमारे पास नहीं थे। साक्ष्य अभी हमारे पास आ गए हैं। तमाम साक्ष्य के साथ आपके सामने हमने इन चीजों को रखा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी दलाल हैं इसमें या जो भी कंपनियां इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर गुंडा एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि ये तमाम मामले में जो प्रशासन है उसकी लापरवाही नजर आती है। प्रशासनिक महकमे की लापरवाही और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें नजर आता है। जाले के उस समय में सीईओ थे अनिल मिश्रा जी। उन्होंने गवर्नमेंट सरकारी लैंड का इलीगल म्यूटेशन किया। इसका जवाब कौन देगा? अगर किसी सीईओ ने किसी सरकारी भूमि को इलीगली किसी कंपनी को दे दिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर किसके इशारे पर सीईओ ने यह काम किया? जब इस मामले की सूचना हम लोगों ने एडीएम को दी, डीएम को दी, तो डीएम साहब का जो पत्र आया था मैं आपको उसकी भी कॉपी दिखा रहा हूं। डीएम साहब ने माना कि इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये डीएम साहब को जो पत्र लिखा गया उसकी कॉपी है। पत्र लिखा नहीं गया, डीएम साहब की तरफ से जो जवाब आया उसकी कॉपी है। ये देखिए, आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, सब आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। इसमें डीएम साहब ने माना है कि यह बहुत भारी गड़बड़ी हुई है, लेकिन डीएम साहब ये कहते हैं कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जो डीएम के यहाँ द्वितीय अपील होती है उसकी कॉपी है, उनका जो डिसीजन है उसकी कॉपी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर एडीएम ने क्यों डिले किया जमाबंदी कैंसिल करने के लिए? हम लोगों को बिहार सरकार के सचिव के पास पहुंचना पड़ा, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। 1 साल पहले इसको रद्द हो जाना था, जमाबंदी को, म्यूटेशन को, लेकिन यह रद्द नहीं हुआ। जब सचिव का आदेश आया तो सचिव के आदेश के आलोक में एडीएम ने जमाबंदी को रद्द किया। एडीएम ने खुद से नहीं किया, 1 साल तक एडीएम सुनवाई को टालते रहे। तो मैं इस मामले में एडीएम के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, इस मामले में सीईओ के ऊपर जांच होनी चाहिए, इस मामले में तमाम उन पदाधिकारियों के ऊपर जांच होनी चाहिए जिनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। जमाबंदी कैंसिल हो गई है। 20 मार्च को इसका ऑर्डर आ गया था सचिवालय की ओर से एडीएम साहब को कि आप इसको जमाबंदी कैंसिल कीजिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लापरवाही हुई है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? क्या इसमें एफआईआर नहीं बनती है? डीएम साहब इसमें एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? या सचिव ने भी माना है? एक और दूसरा लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके जब हम लोगों ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत विभागीय सचिव और प्रधान सचिव को द्वितीय अपील दिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, तो उनका यह रिप्लाई आया। उनका रिप्लाई आपके सामने है। इसी रिप्लाई में बताया गया कि इसको जमाबंदी को कैंसिल किया जाए। अगली सुनवाई जो एडीएम क्या थी वो 20 मार्च को थी, उसमें इसको कैंसिल करने के लिए कहा गया। इन्होंने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है तभी जमाबंदी कैंसिल हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो जमाबंदी कैंसिल क्यों होती, रद्द क्यों होती? जमाबंदी तो रद्द करवाई गई, लेकिन किसी भी भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई के दिशा निर्देश नहीं आए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकारी जमीन को बेचना किसी और को या किसी कंपनी के नाम कर देना क्या कोई आसान बात है? अगर नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एडीएम और डीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ और कौन कौन लोग से इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे मालूम है कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, विधायक मंत्री लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, इसीलिए मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो जाले के विधायक और वर्तमान में जो मंत्री हैं वो उनको पैसा कहां से आता कि नर्सिंग कॉलेज खोलते अपना बैठ के?
आप लोग को मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपना नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं, बहुत बड़ा सा आलीशान बंगला बना लिया, अलग अलग जगह पे भूमि ले लिया। कहां से पैसा आया? क्या ये पैसा जाले के गरीब मजदूरों का, किसानों का, उनकी मेहनत की कमाई हुई जमीन का पैसा से आप नर्सिंग कॉलेज और अपना घर बना रहे हैं? इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई उनके संपत्ति की, माननीय मंत्री के संपत्ति की जांच करे कि पिछले 4-5 साल के अंदर में, और वो कहां से बढ़ी है, किस किस बिचौलियों को उन्होंने बीच में डाला अडानी कंपनी के को भूमि अर्जित कराने में, और इस पे जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक और आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो जमीन खरीदी गई वो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड थी, और जब उसको किसी ने, बिचौलिए ने खरीदा, किसी बिचौलिए कंपनी ने खरीदा, 2-3 कंपनियां इन्वॉल्व थी, वेदांश और पीआरबीएस और भी कई सारी कंपनी इन्वॉल्व थी। इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, कृषि की भूमि खरीदी, और जब इसको बेचा तो ये दिखाया कि ये कॉमर्शियल लैंड है, ये दिखाया कि ये रेसिडेंशियल लैंड है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि जब एग्रीकल्चरल लैंड को कोई व्यक्ति खरीदता है या कोई कंपनी खरीदती है, तो उस पर रेसिडेंशियल कार्य करने से पहले या कॉमर्शियल कार्य करने से पहले उस जमीन का CLU होता है, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन लैंड यूज। तो क्या CLU हुआ? जब आप जानकारी लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चेंज इन लैंड यूज हुआ ही नहीं है। एक तरफ जमीन खरीदी गई, 2 महीने के अंदर बेच दी गई, किसी को 4, किसी को 6 महीने के अंदर बेचा गया, बिना किसी चेंज इन लैंड यूज के। आप देखेंगे इस शीट में सब चीजें मेंशन है कि किस तरह से ये जो सोल्ड प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो इसमें सब में रेसिडेंशियल लिखा हुआ है। और जब ये बेचा किसको गया? ये किसान से खरीद के कंपनी को बेचा गया, उस कंपनी ने फिर अडानी को बेचा। तो जब किसान से खरीदा गया तो ये तमाम जो जमीनें थी वो एग्रीकल्चरल थी, और अचानक से ये जमीन रेसिडेंशियल और कमर्शियल हो जाती है। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच यही रखना चाहता हूं, और ये आखिरी बात, और ये बस यही पूछना चाहता हूं कि आखिर कार्रवाई कब होगी, FIR कब होगा? मैंने तो IPC की धारा बता दी कि किस किस धारा के अंदर FIR होना चाहिए, सारा रिसर्च करके आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, इसमें बैठे पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे, सरकार, मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान लेंगे और अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता को देखते हुए नैतिक तौर पर मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए जीवेश जी को। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपकी जमाबंदी